Hey guys, I welcome you all to Bhadra Ice Academy. सो गाइज आज का डेट है 7 अक्टूबर 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे आज के सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज को हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे और इस पूरे पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ पर जाकर इसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग UNCTAD के ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। बेसिकली इस रिपोर्ट को जो फोकस है ये है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया जा रहा है दैट डिक्लाइन करेगा आने वाले समय, मतलब 2022 में 5.7% होने वाला है, जो क्या 2021 को 8.2% था। इनफैक्ट आने वाले समय में 2023-24 को और भी ये ज़्यादा डिक्लाइन होने वाला है टू 4.7%, ऐसा बोला जा रहा है। राइट, सो ओवरऑल कंसर्न्स क्या रेज किए जा रहे हैं? कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं दैट देखो भाई, फाइनेंशियल कॉस्टिंग जो है वह ज़्यादा हो रहा है, इसलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है कहीं ना कहीं घट रहा है। जॉबलेसनेस हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में, जिसके कारण डिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। इनफैक्ट इनफॉर्मल सेक्टर्स, आपको पता है दैट इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वही कैरी करता है, बट वो भी जो कि अराउंड कंट्रीब्यूट करता था 52%, उनमें इनफॉर्मल सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा लेस हो गए हैं टू अराउंड 20%, ऐसा बोला जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड का मार पड़ा है सब में। राइट, इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी अगर देख लीजिएगा तो वैसे तो 8% से ज़्यादा है, बट स्टिल द कंडीशंस आर अदर जो फैक्टर्स है माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो कहीं ना कहीं फेवरेबल नहीं है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट एनुअली रिलीज़ किया जाता है बाय UNCTAD। पता तो है ना UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ, सही गेस किया आप लोगों ने, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नाउ ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव और अथॉरिटेटिव एनालिसिस वेरियस इंटरनेशनल लेवल में इकोनॉमिक ट्रेंड कैसी हो रही है, पॉलिसी इश्यूज क्या क्या है। राइट, और साथ ही साथ रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करता है दैट ग्लोबल इकोनॉमी जिससे ना गड़बड़ा जाए, जिससे बड़े बड़े 2008 टाइप के क्राइसिस, राइट, उस टाइप के क्राइसिस जिससे ना आ जाए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस भी इसमें दिया जाता है। राइट, और ये बेसिकली ये रिपोर्ट बनाया ही जाता है कोई भी देशों के इकोनॉमिस्ट के लिए, वहाँ के पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स, क्योंकि देखो अब क्या है ना दैट आप देश में तो अपना पॉलिसीज़ बना रहे हो, बट बहुत समय क्या होता है ना दैट इंटरनेशनल लेवल में भी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी वेरियस देश के पॉलिसीज़ के साथ इंक्लाइंड होती है। राइट, तो उसको संभालने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जो कि ऑफ कोर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, उन्होंने मॉडिफाइड किया था इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन गारंटी स्कीम। किसके लिए? एविएशन सेक्टर के लिए। वैसे अगर इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम अगर देख लीजिएगा ना, ये 2020 में इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो आत्मनिर्भर पैकेज लाया गया था ना, उसी का पार्ट था ये, ठीक है, जिसके तहत कोलैटरल फ्री लोन देने की बात की गई थी, वो भी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट में। किनको? स्मॉल बिजनेसेस को जो क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। राइट, बट वही इस बाद में डिफरेंट अदर सेक्टर्स भी इसको इंक्लूड किए गए थे, जैसे एविएशन सेक्टर। राइट, और क्योंकि और इसी पॉइंट से रिलेटेड अभी वाला न्यूज़ है दैट ये जो मॉडिफाइड इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम है, इसके तहत बेसिकली ये जो एविएशन सेक्टर है ना, एविएशन सेक्टर में जिससे क्लैश फ्लो प्रॉब्लम जिससे फ्यूचर में ना आए, उसी को देखते हुए ये स्कीम लॉन्च किया यहाँ पर गया है। राइट, नेक्स्ट इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। अब ये क्या है भाई? देखो अपने आप में एक की टर्म है, लेकिन इम्पॉसिबल ट्रिनिटी ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है दैट बताओ भाई रिसेंटली दिस टर्म इम्पॉसिबल ट्रिनिटी वाज इन न्यूज़, ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, एटलीस्ट वो जान के रख लो। राइट, एनीवेज देखो इंपॉर्टेंट इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या फिर इसको ट्राइलेमा भी कहा जाता है, इम्पॉसिबल ट्राइलेमा। राइट, ये एक आइडिया है जो क्या बोलता क्या है दैट कोई भी जो इकोनॉमी है ना, वो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं परस्यू कर सकती है अगर वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तो अपने देश में रखे ही, बट साथ ही साथ अगर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल भी हो अक्रॉस द बॉर्डर उस रीजन में। राइट, तो दोनों केसेस जब एक साथ आए तो उस देश के लिए जो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। राइट, तो ये जस्ट आपको मुद्दा याद रखना है दैट हाँ किस इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। शुगर इंडस्ट्री के रिलेटेड रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इंडिया इमर्ज कर गया दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज दुनिया का लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ शुगर।
और साथ ही साथ दुनिया में एक्सपोर्टर भी अगर देख लीजिएगा ना, हम दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट भी करते हैं ना। सवाल होता है दैट क्या क्या रीजंस है भाई हाई प्रोडक्शन का इंडिया में। पहली बात तो इंटरनेशनल प्राइसेस जो है शुगर के बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है दैट पहले जो एक्सेस शुगर हमारे देश में प्रोड्यूस हो जाते थे ना, अब क्या होता है ना, देखो कोई भी जो किसी का भी रेट जो होता है ना, वो डिमांड सप्लाई में मैटर करता है, राइट। जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ज़्यादा प्राइसेस ज़्यादा होंगे, राइट। बट साथ ही साथ सप्लाई भी तो होनी चाहिए ना। पहले क्या होता, सप्लाई एक्सेस ज़्यादा हो जाता था, उससे जो है डिमांड घट जाती थी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब क्या हो रहा है दैट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के कारण जो एक्स्ट्रा शुगर पैदा होता था ना, उसको हम लोग मतलब वैल्यू चेन, उसका वैल्यू चेन को अनलॉक कर दिया गया, उसको इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, राइट, इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अगर आप इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो यूजेजेस है वो डाइवर्सिफाइड हो रही है, राइट। तो इसीलिए ऑफ कोर्स हमारे देश के जो किसान हैं उनको भी कम पैसे नहीं, उनको भी एक रीजनेबल पैसे मिल रहे हैं। शुगर प्रोडक्शन, अबाउट शुगर प्रोडक्शन की अगर बात करें तो हमारे देश में शुगर इंडस्ट्री दो मेजर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड है, एक है नॉर्थ, एक है साउथ। नॉर्थ में आता है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब जैसे रीजन, वैसे ही साउथ में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश जैसे रीजन आता है ना। आपको बहुत समय सुने होंगे दैट अरे भाई सादर्न इंडिया में सुक्र मतलब ये जो यील्ड पर यूनिट एरिया बहुत ज़्यादा है। क्यों पता है रीज़न? उसका रीज़न है साउथ इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट तो एग्जिस्ट करती है, बट साथ ही साथ वहाँ पे सुक्रोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसी के कारण वहाँ का यील्ड पर यूनिट एरिया जो है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न इंडियन रीजन। मोर ओवर शुगर इंडस्ट्री इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए क्योंकि एक तो ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, राइट, एंड मोर ओवर मैंने बोला दैट इससे आप बगासे से जो है बायोफ्यूल्स भी प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये तो फ़ायदा का ही सौदा है ओवरऑल। बट इस सेक्टर से कुछ कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे लो शुगर रिकवरी रेट, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, लो यील्ड कंपेयर टू डिफरेंट अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर रिन्यूमरेशन जो फार्मर्स को मिलता है वो बहुत लेट से मिलता है। इनफैक्ट एक कमेटी का बारे में आप याद रखिएगा ज़रूर, सी रंगराजन कमेटी 2012 को इसको गठन किया गया था। इनको बोला गया था देखिए आप लिखिए दैट कैसे हम लोग शुगर इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सके। तो इन्होंने वेरियस रिकमेंडेशंस दिए थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स बताया गया था, जिसमें इन्होंने बोला था देखो भाई शुगर के जो एक्सपोर्ट है एंड उनके इंपोर्ट में आपको क्वांटिटेटिव कंट्रोल करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव नहीं, अभी क्वांटिटेटिव कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे शुगर के प्राइसेस को रेगुलेट करना भी रिस्पेक्टिवली आसान हो जाएगा। नाउ कौन कौन से स्टेट है जहाँ पे शुगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो कुछ कुछ ये रीजन्स है, जैसे देखो उत्तर प्रदेश आप देख पा रहे हो, महाराष्ट्र देख पा रहे हो, यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये सब कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे मेजरली शुगर प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे एक सस्टेनेबल फाइनेंस के रिलेटेड है। रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस रिसेंटली सबमिट किया गया है, राइट। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सस्टेनेबल फाइनेंस पहले तो होता क्या है, देखो सस्टेनेबल फाइनेंस या ग्रीन फाइनेंस, आप इसको जो भी बोलो, ये काइंड ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशंस है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स है, नॉर्म्स है, प्रोडक्ट्स है, जिससे इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव को परस्यू किया जाता है। इनफैक्ट सस्टेनेबल फाइनेंस फैसिलिटेट भी करता है इन एनर्जी ट्रांजिशन, राइट। सो सस्टेनेबल फाइनेंस एक एक्सपर्ट कमेटी जो कि हेड किया जा रहा था बाई फॉर्मर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्रेटरी CK मिश्रा, इन्होंने सबमिट किया था एक रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस जो कि सजेस्ट किया था डेवलपमेंट ऑफ कार्बन मार्केट। कुछ कुछ जो रिकमेंडेशंस इसमें दिए गए थे वो है जैसे डेवलपिंग अ वॉलंटरी कार्बन मार्केट, इनेबलिंग डी रिस्किंग मैकेनिज्म, राइट। ये सब खुद भी पढ़ लिख सकते हो, मतलब उनके द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई थी CK मिश्रा जी के द्वारा, दैट आपको एक वॉलंटरी कार्बन मार्केट डेवलप करना पड़ेगा डी रिस्क मैकेनिज्म के साथ, प्रमोट करना पड़ेगा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मतलब पता है क्या होता है? ये देखो एक ऐसा, जैसे सोचो कोई जैसे फाइनेंसिंग, राइट, आप अगर कोई सेक्टर में करना चाहते हो सस्टेनेबल, तो जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई अगर हम लोग कोविड का जो वैक्सीन लॉन्च किया गया था, पहले कुछ कुछ ट्रायल हुआ था ना, उसके बाद उसको लॉन्च किया गया था ना, राइट। तो वैसे ही जब फाइनेंशिंग इस टाइप की चीज़ें जब लॉन्च किया जाता है ना, तो उसका भी एक ट्रायल किया जाता है, राइट। तो वो जो जहाँ पे ट्रायल किया जाता है ना, दैट इज सैंडबॉक्स, समझ रहे हो बात। सो फैसिलिटेटिंग क्रिएटिंग अ ग्लोबल क्लाइमेटिक रेजिलियंस अमंग अदर्स, डेडिकेटेड MSME प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है, इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की यूज़ करने की बात की जा रही है, जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड, ग्रीन सिक्योरिटाइजेशन, ब्लेंडेड फाइनेंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ सवाल होता है दैट ये
नेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एसोसिएशन के बारे में अगर बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2020 में। इसका हेडक्वार्टर है गिफ्ट सिटी गांधीनगर ऑफ कोर्स, और ये एकमात्र इंडिया में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है इंडिया में। मेजर इसका ऑब्जेक्टिव यही है दैट कैसे ग्लोबल कनेक्शन को सेटअप किया जा सके और फोकस किया जा सके द नीड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज सर्व एज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर इंटायर रीजन एंड ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है ऑफ डार्केंड ट्रेड आउटलुक। ध्यान से देखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने फॉरकास्ट किया एक स्लो डाउन ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ में आने वाले समय में, है ना। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो दुनिया भर में एनर्जी प्राइसेस शार्पली इंक्रीज कर रही है, फूड प्राइसेस शार्पली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो सवाल होता है इन सब के रीजंस क्या है। मेन जो रीजंस है वो तो एक तो रशिया यूक्रेन वॉर एक रीजन है, दूसरा है वेदर इवेंट्स। जी हाँ, वेदर इवेंट्स के कारण भी इनडायरेक्टली एनर्जी एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत समय डैमेज हो रहा है। फूड प्रोड्यूसिंग रीजन्स जो है उनकी प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं घट रही है। दुनिया भर में अभी डिमांड देखो, अभी क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट सब जगह बढ़ रहा है, राइट। तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसे नहीं है तो डिमांड ऑब्वियसली घटेगा और आने वाले समय में घटेगा ही, राइट। कर्ब इम्पोज बाय वेरियस कंट्रीज ऑन फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब इंडिया ने ही देखो राइस के एक्सपोर्ट में रेगुलेशंस लाए हैं ना, तो कहीं ना कहीं कर्ब्स तो लगाया है ना। तो वैसे ही डिफरेंट दूसरे देश भी कर रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री नोबेल प्राइज़ 2022 का मिला है इन 3 महानुभावों को। इनका नाम देख लीजिएगा, बहुत टेढ़ा मेरा नाम है ना। एनीवेज नाम तो याद करना ही पड़ेगा, बट किन फील्ड में मिला है? क्लिक केमिस्ट्री के फील्ड में मिला है। क्लिक केमिस्ट्री ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि एक्सप्लोर करता है असेंबली ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनफैक्ट ये एक फंक्शनल फील्ड है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है ना अपने आप में एफिशिएंटली लाइक क्या बोल सकते हैं रेप्लिकेट करने का प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा एक टेक्निकल टर्म है, मैं आने वाले समय में एक काम करूँगा इसके रिलेटेड, एक अलग ही क्लासेस ही आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। सो इट विल बी मच मोर बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द होल सम एस्पेक्ट, राइट। बट हाँ, अभी जैसे पिछले बार फिजिक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, केमिस्ट्री, अब बायोलॉजी, सब कुछ धीरे धीरे आते रहेगा एक एक करके, तो विल डिस्कस दैट एज वेल, राइट। क्राइटेरिया फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है दैट बताइए तो भाई, आप ये दलित क्रिश्चियंस को शेड्यूल कास्ट के अंडर क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसी के रिलेटेड ये न्यूज़ है, चलिए डिस्कस करते हैं ना। सवाल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ 1950 के तहत, है ना, रिकॉग्नाइज किया गया था मात्र हिंदूज को ही अंडर शेड्यूल कास्ट, कोई भी दूसरे जाति धर्म के लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया था। बट 1956 को 1990 को अमेंडमेंट लाया गया था जिसके अंदर वैसे दलित्स जो कि कन्वर्ट कर गए टू सिखिज्म उनको भी दलित घोषित किया गया था। वैसे दलित जो कि कन्वर्ट कर गए थे इनटू बुद्धिज्म उनको भी बेसिकली शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया गया था, है ना। और ये दोनों जो अमेंडमेंट्स लाए गए थे ना, ये लाए गए थे बाई with the help of reports, and those reports are काका केलकर कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1955 और हाई पावर्ड पैनल ऑन माइनॉरिटीज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन 1983 भी गठन किया गया था। इनके रिपोर्ट्स के आधार पर ही वैसे दलित जो कि सिखिज्म और बुद्धिज्म में ट्रांसफ़र कर गए वो भी अपना एससी स्टेटस को रिटेन कर सकते हैं ना। सरकार का भी स्टैंड किया है इस सेक्टर में। देखो यूनियन गवर्नमेंट क्लियरली बोल दी थी 2019 में ही, इनफैक्ट 2019 में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था यूनियन गवर्नमेंट ने दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्लूजन ऑफ दलित क्रिश्चियंस एज अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट। इंपीरियल ऑर्डर ऑफ 1936 में भी क्लासीफाई किया गया था ए लिस्ट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास और स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया था इंडियन क्रिश्चियंस फ्रॉम देम, राइट। नाउ दलित क्रिश्चियंस एक्सक्लूड कर दिया गया है, क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर देख लीजिएगा तो इट वॉज अ फीचर ऑफ हिंदू रिलीजन एंड इट्स ब्रांचेस, नॉट इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। इसलिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने भी क्वेश्चन किया था गवर्नमेंट को दैट देखो भाई, ये जो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस है ना, ये इसलिए बनाया गया है कम्युनिटीज़ के लिए जिससे वैसे कम्युनिटीज़ जो कि सोशल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, है ना, जैसे प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, व्हाट इज दिस एग्जांपल ऑफ सोशल डिसेबिलिटीज ओनली, राइट। सो उनके सफरिंग से जिससे रोका जा सके। इनफैक्ट देयर इज अ मैंडेट इन रूल्स फॉर इंक्लूजन, इट वाज फ्रेम्ड इन 1999 और जिसको अप्रूवल का रिक्वायरमेंट भी मिला था, है ना। बाद में अमेंडमेंट लाया गया था टू इंक्लूड बुद्धिस्ट कन्वर्टीज। सो एनीवेज
मेन जो मुद्दा है यही है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1949 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। इसका मेन काम यही है रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया में, दैट सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जा सके स्टैटिक्स इंडिया में। किसके ऊपर? ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, उनके ग्रोथ के ऊपर। लेटर दिस ऑफिस वाज आल्सो इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट ऑफ 1969। In fact, it arranges, conducts and analyzes the results of demographic surveys of India, including the census of India, linguistic survey of India as well, right? So this is all about the Registrar General of India. अब आ जाते हैं MCQs के आज की क्लास में। कल के पहले तो देख लेते हैं कल के MCQs में जो पूछे गए थे आपसे। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड कौन था? ऑफ कोर्स इंडिया था, राइट। कंसिडर द मेजर स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए थे। पहले शास्त्र रामानुजन प्राइज के बारे में, बिल्कुल सही था, इट इज अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, बट ये प्रेजेंट उनको किया जाता है ना जो 32 साल से कम उम्र के लोग हैं, राइट। सो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन ही सही है, राइट। तो करेक्ट सीक्वेंस इज BA। सब देख लीजिएगा आज के आंसर्स। मैं चाहता हूँ आप लोग सभी आंसर अटेम्प्ट करें। पहले क्या होता है दैट पहले एनर्जी रहता है लोगों का आंसर अटेम्प्ट करने को, है ना, बट बाद में अटेम्प्ट करना लोग रुक जाता है, राइट। सो इसलिए अटेम्प्ट करते रहिएगा तो वी विल ऑल्सो गेट टू नो दैट यस यू गाइज आर एक्टिव ऑन टू इट, राइट। सो पहला क्वेश्चन है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय WHO, UNCTAD, WEF या फिर WTO। फुल फॉर्म तो पता है ना प्रॉपरली। दूसरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला है शुगर इंडस्ट्री इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। दूसरा, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, नन। कोई भी देखकर आंसर मत करना, ठीक है। जो पढ़े हो अभी तक के लिए उसको रिकॉल करके आंसर करने की कोशिश करना। विल वेट फॉर योर आंसर टू कम अप। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडे क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।